हेलो फ्रेंड्स, द हिंदू एडिटोरियल सीरीज़ में आज हम 18 अप्रैल का जो एडिटोरियल पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज दोस्तों 5 आर्टिकल आए हुए हैं, जिसमें से हमारा जो 4 आर्टिकल है वो इम्पॉर्टेंट है, और जो आपका 5वां आर्टिकल है ये दोस्तों ग्राउंड जीरो होता है। ये करंट इश्यूज़ से रिलेटेड होता है, लेकिन इसमें लोकल न्यूज़ ज़्यादा रहती हैं, जो कि हमारे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, इसकी संभावनाएं भी बहुत कम होती हैं, तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं पहला एडिटोरियल। तो दोस्तों पहला एडिटोरियल आरबीआई ने कुछ मेजर्स लिए हुए हैं, उससे रिलेटेड ये आपका पहला आर्टिकल है। तो जैसा कि जानते हैं कोविड-19 से जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है वो पूरा क्रैश कर रहा है। जो आपके सेक्टर्स हैं, बैंक्स हैं, कस्टमर्स हैं, सभी इससे कहीं ना कहीं जो है प्रभावित हुए हैं। तो कल आरबीआई ने कुछ फिर से नए मेज़र लिए हुए हैं। 27 मार्च को भी आरबीआई ने कुछ मेज़र लिए हुए थे, लेकिन वो जो कस्टमर्स पर्सपेक्टिव से लिए थे और बैंक से लिए थे, लेकिन जो कल लिए हैं वो आपके जो एनबीएफसीज़ हैं और जो बोरोवर्स हैं, जो बैंक्स हैं, इन सब के लिए भी कुछ कल मेज़र लिए हुए हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके उन्होंने क्या मेज़र लिए हुए हैं। तो दोस्तों पहला जो है मेज़र उन्होंने लिया हुआ है कि जो आपका लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है, इसके थ्रू बैंक्स 50,000 करोड़ रुपए आरबीआई से बोरो कर सकते हैं। दोस्तों देखते हैं लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन क्या होता है। तो दोस्तों ये जो हमारा रेपो रेट होता है, रेपो ऑपरेशन होता है, उससे डिफरेंट होता है। कैसे? इसमें जो है क्या होता है, हमारा जो बैंक होते हैं वो आरबीआई से 1 से 3 ईयर के लिए आरबीआई से मनी जो है बोरो कर सकते हैं। और लेकिन जो हमारा रेपो रेट होता है उसमें ये जो पीरियड होता है वो 1 to 28 डेज होता है। ठीक है, ये मेनली डिफरेंस होता है इसका। तो दोस्तों इससे जो पहला इन्होंने मेजर यही लिया हुआ है कि इसके थ्रू 50,000 करोड़ रुपीज़ बैंक जो है आरबीआई से ले सकती हैं। और जो 50,000 करोड़ का जो 50% होगा, इसका जो बैंक होंगी वो एनबीएफसीज और जो माइक्रो फाइनेंस है उनको सिर्फ उनको ही दे सकती हैं। तो इससे जो हमारे जो माइक्रो फाइनेंस हैं और जो एनबीएफसीज़ हैं जो बंद पड़े हुए हैं, जिनको भी काफ़ी इश्यूज़ उसमें आए हैं, उनको इससे लाभ होगा। और दूसरा इन्होंने क्या स्टेप लिया हुआ है कि रिवर्स रेपो रेट को जो है घटा के 25 बेसिस पॉइंट से घटा के इसको 3.75% कर दिया गया है। तो दोस्तों इसको क्यों किया गया है ये हम समझते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि एक होता है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट। दोस्तों रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट में जब आरबीआई जो है कॉमर्शियल बैंक को पैसे देती है हाई इंटरेस्ट रेट पे, और जो आपका रिवर्स रेपो रेट होता है वो क्या होता है, जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से पैसे लेती है लो इंटरेस्ट रेट पे। तो ये हाई इंटरेस्ट रेट और लो इंटरेस्ट रेट का क्या तर्क है ये हम समझते हैं दोस्तों जब भी आरबीआई जो है पैसे देती है, ठीक है, तो अगर जो है उसका हाई इंटरेस्ट रेट इसलिए रखती है कि ताकि जो है बैंक्स ज़्यादा आरबीआई से बोरो ना करें, क्योंकि अगर ज़्यादा बोरो करेंगे तो जो हमारा इकोनॉमी मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा और हमारा जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और जो रिवर्स रेपो रेट है वो कम क्यों है? वो कम इसीलिए है कि आरबीआई जो है जो आपका बैंक है, कमर्शियल बैंक है, वो जो है ज़्यादा पैसे आरबीआई से ना लें, ज़्यादा पैसे आरबीआई के अकाउंट में पार्क ना करें, क्योंकि अगर ज़्यादा अकाउंट पैसे पार्क कर देंगी तो इकोनॉमी में पैसे की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो इससे भी इकोनॉमी पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो मेनली जो लिक्विडिटी होती है इकोनॉमी की, उसको मैनेज करने के लिए इन दोनों का आरबीआई इस्तेमाल करती है। तो इसीलिए इसका जो रेपो रेट है, आप समझिए आप ना क्यों इसका कम किया है। ठीक है, तो अब तीसरा इन्होंने क्या मेज़र लिया हुआ है? तीसरा इन्होंने जो वेज एंड मीन्स एडवांस है स्टेट्स के लिए, उसको 60% बढ़ा दिया गया है। हमारे पहले वीडियो लेक्चर में इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से, उसमें आप देख सकते हैं। और चौथा इन्होंने क्या मेज़र लिया हुआ है, जो आपका ये नाबार्ड हो गई, सिडबी हो गई और आपका एनएचबी हो गया। तो दोस्तों ये हम जान लेते हैं पहले बात। तो आपका ये नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी क्या होता है? दोस्तों जो आपका नाबार्ड है वो आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। ये स्पेशलाइज्ड बैंक है, किसके लिए? एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए है, और इस्टेब्लिश किया गया था 1982 में, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और दूसरा क्या हम देखा, सिडबी का क्या फुल फॉर्म है दोस्तों? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और ये क्यों इस्टेब्लिश किया गया था? ये मेनली जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं और जो आपका माइक्रो
स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उनको रिफाइनेंस, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए सिडबी जो है शॉर्ट टर्म इनको जो है लोन देती है। और जो आपका एनएचबी है ये क्या है दोस्तों, और हाँ सॉरी, जो सिडबी का जो आपका हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है और वो इस्टेब्लिश किया गया था 1990s में। और दोस्तों जो आपका एनएचबी है, जो आपका नेशनल हाउसिंग बैंक है, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि जो हाउसिंग सेक्टर है उसको ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है और इस्टेब्लिश हुआ था 1988 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो इसमें चौथे मेज़र में आरबीआई ने इनको 50,000 करोड़ रिफाइनेंस फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की है। तो इतने मेज़र इन्होंने आरबीआई ने लिए हैं इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए। तो ये रहा आर्टिकल। अब दूसरा आर्टिकल बात दोस्तों देखते हैं। दूसरा आर्टिकल अब हमारा आईएमडी पे है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पे। अब देखते हैं दोस्तों कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या है। ये हमारा दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की एजेंसी है और इसका जो मुख्य काम क्या होता है, इसका मुख्य काम होता है जो मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन होती हैं, जैसे कि ह्यूमिडिटी कितनी है, रेनफॉल, विंड स्पीड क्या है, उसको मेज़र करता है। और जो अगर वेदर फोरकास्टिंग करता है, मतलब कि बारिश होने वाली है या फिर थंडर स्टॉर्म या फिर ओले गिरने वाले हैं या फिर यहाँ बर्फबारी, तो उसको ये मेज़र करता है। और जो आपका सिस्मोलॉजी होती है, मतलब जो आपका अर्थक्वेक से रिलेटेड होता है, कितना इंटेंसिटी है, कितना मूवमेंट क्या है प्लेट्स का, उनको मेज़र करता है। और इसका दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में है। और इसके कुछ रीजनल हेडक्वार्टर्स भी हैं, 4 जगह हैं, मुंबई, पुणे, नागपुर और कोलकाता में। और दोस्तों इस्टेब्लिश किया गया था 1875 में। तो हमने देखा दोस्तों कि आईएमडी ये है। दोस्तों इसमें क्या डिस्कस किया गया है कि अभी आईएमडी ने कहा है कि जो मानसून होगा वो नॉर्मल होगा। दोस्तों देखते हैं ये आईएमडी जो है, ये जो इनका फोरकास्टिंग सिस्टम होता है वो कैसे होता है। तो दोस्तों ये 2 स्टेज में करते हैं फोरकास्टिंग। पहला अप्रैल में करते हैं कि ये चेक ये मतलब कि कहते हैं शो करते हैं कि ड्रॉट की कोई, मतलब कि जो आपका सूखा तो नहीं आएगा भविष्य में, उसको ये मतलब कि पहले ये इसमें शो करते हैं। और दूसरा आपका शो करते हैं ये जून में, ये दिखाने के लिए कि जो मानसून होगा वो कैसे पूरे इंडिया में, मतलब कहाँ कहाँ पहुँचेगा, कब कब पहुँचेगा। जैसा हम जानते हैं मानसून केरल से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे करके पूरे इंडिया में जुलाई तक पूरे इंडिया में पहुँच जाता है। तो वो उसको जो है जुलाई में ये जो है फोरकास्ट करते हैं। और तो दोस्तों जो ये नॉर्मल कहा है आईएमडी में कि आईएमडी ने नॉर्मल मानसून होगा, इसका क्या मतलब है। मतलब है कि मान लीजिए 100% बारिश हो रही है तो नॉर्मल कहा है, तो मतलब उससे 5% मतलब क्या बोलते हैं वेरी कर सकता है, या फिर 90 या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है या फिर उससे कम हो सकता है। ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं अब कि आईएमडी तो हमने देख लिया। तो इसमें कुछ फ्लॉज भी हैं, मतलब जो इनके फोरकास्टिंग करते हैं उसमें कुछ फ्लॉज भी हैं, वो हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों लास्ट अप्रैल में मानसून को इन्होंने क्या नियर नॉर्मल क्या बोलते हैं फोरकास्ट किया था। लेकिन जो है एंड ऑफ द सीज़न जो है जो हमारी बारिश हुई थी वो जो है ज़्यादा हुई थी, मतलब जो एक्सेस रेंज जो है हम लोगों ने क्या बोलते हैं हुआ था हमारी कंट्री में। तो ये तो रहा इनका पहला फ्लॉ। और हम लोग दोस्तों देखते हैं कि जो है जो अप्रैल फोरकास्टिंग करते हैं ये कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये जो है जो 31 मार्च तक जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं अलग अलग की, विंड क्या है, रेनफॉल कैसी है हुई है, या फिर मतलब कि जो हमारे इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी कितनी है, उस सब को मेज़र कर उन सब का डेटा लेते हैं 31 मार्च तक। और फिर उसका परम्यूटेशन कम्बिनेशन करके जो है उसको कंप्यूट करते हैं और फिर बेट करते हैं। ऐसे तो मतलब ये करते हैं। तो और इस साल इन्होंने 2 चेंजेस किए हैं। 2 चेंजेस क्या किए हैं दोस्तों कि जो ये नॉर्मल कहते हैं कि नॉर्मल रेनफॉल होगा, वो दोस्तों पहले था 89 था, 89 सेंटीमीटर को बोलते थे कि इतनी अगर रेनफॉल हो रही है तो नॉर्मल हो रही है। इस बार इसको जो है क्या दोस्तों 88 कर दिए हैं, घटा के 1 सेंटीमीटर इसको घटा दिए हैं। और जो क्या बोलते हैं अराइवल होगा वो स्टेट वाइज स्टेट इसको क्या बोलते हैं अपडेट करेंगे। ये इस बार उन्होंने क्या बोलते हैं इसको चेंजेस लाए हैं। तो दोस्तों अब इसका मतलब कि क्या है, इसका हम देखते हैं कि कैसे मतलब कि कैसे क्यों मतलब ये जो ये फोरकास्ट कर रहे हैं वो क्यों वेरी कर जा रहा है, नॉर्मल कह रहे हैं तो एक्सेस कैसे हो जा रहा है। तो दोस्तों जैसा कि जाना है कि जो ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट भी है जिसके थ्रू जो है जो हमारी रेनफॉल का पैटर्न है वो चेंज हुआ है। तो अभी इस समय ये है कि जो है आईएमडी को जो हमारा
मॉनसून अकाउंटिंग कैलेंडर है जो जून टू सितंबर है, क्या उसको चेंज करना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं जो है रेनफॉल पहले हो जा रही है और कहीं कहीं जो है रेनफॉल जैसे पुणे वगैरह में अक्टूबर तक भी होती हैं, तो उसमें क्या है, क्या बोलते हैं उसको भी, क्या कैलेंडर को चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये पूरा आर्टिकल रहा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों तीसरा आर्टिकल पर। तीसरा आर्टिकल दोस्तों खास इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हमारा केस स्टडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये दोस्तों आर्टिकल हमारा इन्होंने लिखा है, पैट्रिक हेलर ने लिखा हुआ है, जो कि हमारे यूएस के सोशियोलॉजी और इंटरनेशनल अफेयर्स के प्रोफेसर हैं, ब्राउन यूनिवर्सिटी यूएसए के। तो इस आर्टिकल में उन्होंने जो है एक केस स्टडी किया हुआ है और उन्होंने देखा कि जो कोविड-19 को कंटेन करने में जो अलग अलग स्टेट हैं उनका कैसा रोल रहा है। तो जो केरला गवर्नमेंट है उसका क्या रोल रहा है और कैसे उन्होंने जो है इतने कम रेट में, इतने कम टाइम में, और जो उनके केसेस हैं वो भी कम आ रहे हैं और जो उनका रिकवरी रेट है वो बहुत ही बढ़िया है और अलग स्टेट से, और जो उनके मतलब नए नए केसेस भी अभी तक तो नहीं आए हैं, अब नहीं आ रहे हैं उनके यहाँ, जो भी आ रहे हैं बहुत ही कम आ रहे हैं अलग अलग अदर स्टेट से। पहले जब शुरुआत में कोविड-19 आपने देखा होगा आया था, तो केरल में लगातार केसेस बढ़ रहे थे, लेकिन अभी जो है आप देखेंगे जो उसकी पोजीशन है वो 10th हो गई है। तो दोस्तों ये इस आर्टिकल ने पूरा बताया कि केरल गवर्नमेंट क्यों जो है हर मतलब कि जो पूरे स्टेट हैं इंडिया के उससे अलग है, और पूरे कंट्री जो जितना आपका इंटरनेशनल लेवल पे भी देखेंगे उसमें भी पार्टिकुलरली केरल ने जो है काफ़ी अच्छा इम्प्रूव किया है। तो उसी में ये बताते हैं कि क्यों केरल अलग है, पहले ये इन्होंने बताया है। तो दोस्तों उससे कुछ रीज़न दिए हुए हैं। जैसे पहला इन्होंने क्या कहा है कि केरल गवर्नमेंट ने जो बेसिक वेलफेयर है, जो बेसिक वेलफेयर है उसको जो है बहुत ही रोबस्ट किया हुआ है इन्होंने। और वो कैसे किया हुआ है दोस्तों, ये आपके जो है आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा, उसमें जो है जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट था 1930s में, वो केरल में ही हुआ था। और इन्हीं की फिर केरल स्टेट में ही जो आपका पीजेंट और वर्कर्स मूवमेंट है 1950s में और 1960s में वो भी आया था। और फिर इन्होंने मास लिटरेसी मूवमेंट भी 1980s में चलाया था, उससे भी काफ़ी इनका जो लिटरेसी रेट आप हम सब जानते हैं कि उनका जो लिटरेसी रेट है वो 90s के ऊपर ही रहता है हमेशा। और जो हमारा जो केरल और फिर उसके बाद इन्होंने जो केरल शास्त्र साहित्य परिषद लाया था, जिसमें उन्होंने जो है डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, मतलब कि जो आपका लोकल लेवल प्लानिंग होता है उस पर इन्होंने जो है भी मूवमेंट लाया था, और वो 1990s में जो है ये हुआ था दोस्तों। और अलग अलग जेंडर स्पेसिफिक और इन्वायरमेंट स्पेसिफिक मूवमेंट भी लाए थे, जिससे ये सब क्या बोलते हैं एक वेलफेयर मतलब जो आपके सिटीजन्स हैं उनको प्रोवाइड किए हैं। और दोस्तों सेकंड इन्होंने क्या लिए हैं मेजर लिए हैं जो राइट बेस्ड वेलफेयर, मतलब कि जो हमारे सिटीजन्स हैं उनकी जो राइट्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है ये पॉलिसीज़ को बनाएं, और जो इनके सिटीजन्स हैं वो भी काफ़ी अवेयर हैं और जो है हमेशा विजिलेंट रहते हैं अपने राइट्स को लेके। और ये सब प्रोवाइड कैसे किए हैं, ये जो मैंने पहले मूवमेंट्स आपको दिखाए हैं वो। और तीसरा केरल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो इनकी सोसाइटी है वो तो पहले मोबिलाइज़ किए हुए हैं, और जो इनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इस स्टेट में हैं वो भी कॉम्पिटिटिव रहती हैं, और सारी पार्टीज़ जो है जो इनके जो सोशल सेफ्टी नेट होते हैं वो उनका प्रोवाइड करने का पहला मोटिव होता है। और उसी के चलते जो इनका पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो बहुत ही रोबस्ट है, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत ही रोबस्ट है, हम सब जानते हैं। और फोर्थ क्या किया है इन्होंने, जो इनकी जो लोकल गवर्नमेंट है दोस्तों, लोकल गवर्नमेंट को इन्होंने बहुत ही रोबस्ट बनाया हुआ है, जिसके अभी इनके यहाँ जो निपा वायरस आया था केरल में, आपने सुना होगा, उसको कंटेन करने में इन्होंने जो है बहुत ही सही तरीके से योगदान दिया था, और जिसमें लोकल गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा योगदान था। आपका म्यूनिसिपल लेवल, आपका जो पंचायती लेवल और जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल, उस पर बहुत ही इन्होंने अच्छा काम किया था, और इसीलिए जो इन्होंने निपा को कंटेन कर लिया था। और पांचवा जो है जो इन सब जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताया, ये 4 इन्होंने मेजर्स लिए थे जिससे ये अलग है हर स्टेट से। तो इससे जो एक ट्रस्ट है पब्लिक में वो डेवलप हुआ है, क्योंकि ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पब्लिक अगर जो पब्लिक है, अगर गवर्नमेंट ट्रस्ट करती है तो जो गवर्नमेंट होता है उनको पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के में आसानी बड़ी होती है, जो कि हम अभी देख रहे हैं। दोस्तों आइए देखते हैं कि जो कोविड-19 डिजीज़ को कंटेन करने में ये कैसे सफल हुए हैं और इन्होंने क्या मेज़र लिए हुए हैं। दोस्तों इन्होंने जो पहला मेज़र लिया था
कि जब क्या बोलते हैं इनके यहाँ केसेस बढ़ने शुरू हुए थे, तो जो स्टेट रिस्पांस टीम था इनके यहाँ, वो इन्होंने जो पहला मेजर लिया था, क्या लिया था कि इन्होंने स्टेट रिस्पांस टीम को जो है गठित किया था और उसको 18 फंक्शनल टीम में डिवाइड किया था, जो कि आपका डोर टू डोर जो है क्या बोलते हैं जो भी केसेस थे कंटेन करना, उनको ट्रेस करना, वो सब करते थे। और दूसरा इन्होंने क्या मेजर लिया था दोस्तों, दूसरा इन्होंने क्या बोलते हैं जो पब्लिक, जो भी इनके पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, उनकी प्रेजेंस को मेंटेन करने के लिए हर जितने भी पब्लिक ऑफिसर्स, आपके चाहे पुलिस ऑफिसर्स हों, चाहे वो आपके हेल्थ वर्कर हों, उनको जो है हर जगह, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में क्या बोलते हैं प्लेस करके, ताकि जो पब्लिक में ट्रस्ट हो वो डेवलप बना रहे। और थर्ड उन्होंने क्या लिया था दोस्तों, थर्ड उन्होंने स्टेप लिया था कि 2 लाख वॉल्टियर को, 2 लाख जो उनके मतलब कि स्टेट में वॉल्टियर उन्होंने थे जो है, वो डोर टू डोर जाके लोगों को एम्पावर कर रहे थे, लोगों को एजुकेट कर रहे थे कोविड-19 से रिलेटेड। और जो वुमेन एम्पावरमेंट एक मूवमेंट इनके यहाँ चली थी, जो कदमश्री मूवमेंट, उसका अगर हम लोग उसको इन्होंने जो है बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया था। और उसी के थ्रू जो है कदमश्री कम्युनिटी किचन से इन्होंने 3 लाख लोगों को जो है मील प्रोवाइड किया था। और चौथा इन्होंने क्या मेज़र लिया था दोस्तों, जो मैंने पहले डिस्कस किया, लोकल गवर्नमेंट पहले ही इन्होंने रोबस्ट किया हुआ था, तो लोकल जो ये सारे मेजर्स थे, ये लोकल गवर्नमेंट के ही थ्रू इम्प्लीमेंट करवाए थे। कि मतलब कि जो इनका स्टेट गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन जो हमारा जो एक मीन्स जो लोकल गवर्नमेंट है उसको वहाँ तक पहुँचाने, मतलब उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तभी ये सब इम्पोर्टेंट, तभी ये सब क्या बोलते हैं सफल हो पाया है। तो ये मेनली पूरा आर्टिकल था दोस्तों। अब आते हैं चौथे आर्टिकल पे। तो चौथा आर्टिकल दोस्तों एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। तो दोस्तों इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो कॉन्टेक्स्ट दोस्तों इसका यही है कि अभी हम जानते हैं कि एमपी गवर्नमेंट में जो है जो पहले कमलनाथ गवर्नमेंट थी, अब शिवराज सिंह चौहान वहाँ के सीएम बन गए हैं। तो दोस्तों ये कैसे हुआ है कि अब हम सब जानते हैं कि जो क्या बोलते हैं, जो उनके कांग्रेस पार्टी के 22 जो है कांग्रेस एमएलए थे, वो जो है पार्टी छोड़ दिए और वो भाजपा में आ गए। तो जो उनकी मेजॉरिटी थी वो कम हो गई, इसलिए उनकी जो सरकार थी वो गिर गई। और जो भाजपा ने जो है क्या बोलते हैं, और वो जो सारे 22 एमएलए थे वो आगे भाजपा में आ गए और भाजपा ने सरकार बना ली। और यही हुआ था दोस्तों क्या बोलते हैं कर्नाटका केस में, अगर आपको याद होगा तो वहाँ भी यही हुआ था। जो 17 एमएलएज थे कांग्रेस के, जनता दल के, वो जो है आ गए थे भाजपा में, और फिर जो वहाँ की जो जनता दल और कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी वो जो है गिर गई थी और भाजपा ने वहाँ पे सरकार बना ली है अभी। तो दोस्तों देखते हैं ये कैसे एमएलए जो है अपनी पार्टी को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये एंटी डिफेक्शन लॉ, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू ये होता है दोस्तों। और हम तुम जानते हैं दोस्तों कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है। एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब डिफेक्शन मतलब क्या होता है दोस्तों, दल बदल करना। मतलब कि जब भी कोई एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जब कोई एमपी या एमएलए जो है जाता है, तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू ही इंश्योर होता है। तो दोस्तों ये जो है 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के अंतर्गत लाया गया था। 10th शेड्यूल में इसका मेंशन है। आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में तो आप जानेंगे दोस्तों, इसी के थ्रू होता है। तो हम लोग देखते हैं इसमें इस आर्टिकल में पूरा बताया गया है कि उसके जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसकी क्या वीकनेस है, मतलब उसकी क्या रिलायबिलिटी रहेगा ये कि नहीं, क्योंकि जैसा हमने देखा है कि तो पहले देखते हैं दोस्तों कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसकी क्या वीकनेस है। तो दोस्तों हमने देखा था कि जो है एमपी के केस में क्या हुआ था दोस्तों, कि एमपी के केस में जो है अगर हम पहले देखते हैं जो कर्नाटका केस देखते हैं उसमें क्या हुआ था कि जो एमएलएज थे वो जो है रिज़ाइन दे दिए थे, और फिर जो स्पीकर थे उन्होंने क्या बोलते हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था, मतलब पूरे असेंबली टर्म के लिए। लेकिन फिर वो एमएलएज जो है सुप्रीम कोर्ट गए थे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनके जो डिस्क्वालिफिकेशन था उसको जो है रिफ्यूट कर दिया था और उनको बाई इलेक्शंस थे उसको लड़ने के लिए अलाउ कर दिया था। और यही हुआ क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश में। लेकिन मध्य प्रदेश में जो है स्पीकर ने जो एमएलए रिज़ाइन किए थे उसको एक्सेप्ट कर लिया था, और फिर जो मतलब अभी फ्यूचर में फिर वहाँ बाईपोल होंगे, जिससे फिर वो जो है क्या बोलते हैं पार्टी में आ जाएंगे, भाजपा पार्टी में आ जाएंगे। तो दोस्तों
वीकनेस क्या क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ की, ये हम देख लेते हैं। तो दोस्तों वीकनेस क्या है ये हम देखते हैं पहले। तो पहला वीकनेस है दोस्तों कि जो हॉर्स ट्रेडिंग है, हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है दोस्तों, मतलब खरीद फरोख्त, जो आपका एमएलए हैं, एमपी हैं, उनकी खरीद फरोख्त रुक मतलब इससे रुक नहीं रही है एंटी डिफेक्शन लॉ से। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है जब लाया गया था 1985 में, तो उसका मोटिव यही था कि जो मतलब कि अलग अलग जो हमारे पार्टी अलग अलग पार्टी होती हैं वो एमएलएज एमपीज़ को रातों रात खरीद लेते हैं और फिर इस और उनकी सरकार गिर जाती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये लाया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ। लेकिन ये जो है क्या बोलते हैं, धीरे धीरे उसका वायलेशन हो रहा है। और हमेशा हमने दो केस डिस्कस किया, ये दोनों केस में क्या बोलते हैं ये हुआ है। और दोस्तों जिसका दूसरा क्रिटिसिज्म क्या है, दूसरा क्रिटिसिज्म दोस्तों ये है कि जो हमारे मीन्स लेजिस्लेचर होते हैं, ये इनका रोल, इनका जो व्यू होता है वो व्यू जो है रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो हमारा पार्लियामेंट्री डिवाइस है विप, उसको जो है पार्टी अपनी जारी करती है, जिससे जो भी एमपी एमएलए होते हैं उनको उसमें मानना होता है। और नहीं मानते हैं तो भी ये एक एंटी डिफेक्शन का क्या बोलते हैं ग्राउंड है। तो हम पहले जान लेते हैं दोस्तों कि एंटी डिफेक्शन के क्या ग्राउंड हैं। तो दोस्तों पहला ग्राउंड है आपका कि जब जो है पार्टी जो है वोट करने के लिए, मतलब कि एंटी डिफेक्शन पहले दोस्तों क्या है, पहला दोस्तों ये है कि अगर जो है कोई भी मतलब कि एमपी एमएलए है वो वॉलंटरीली जो है अपनी पार्टी का मेंबरशिप छोड़ दे। और दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा ये है कि क्या बोलते हैं जो भी मतलब कि जब वोटिंग का मतलब जब भी किसी भी बिल को पार करना हो, जब वोटिंग हो, तो अगर कोई भी एमएलए या एमपी वोट नहीं करता है तो उसमें वो लोग जो है क्या बोलते हैं उनको पार्टी से निकाल सकते हैं। तो ये दो इसके ग्राउंड हैं दोस्तों। तो दूसरा मतलब क्या है कि ऐसे तो अगर जब भी मान लीजिए कोई भी एमएलए एमपी है, उसका इंडिपेंडेंट थॉट नहीं है, उसमें उसका जो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं रिस्पेक्ट किया जाता है, तो इससे भी ये भी उससे अगेंस्ट एंटी डिफेक्शन लॉ का ये वीकनेस है दोस्तों। तो इसी के चलते जो है इस एंटी डिफेक्शन लॉ के चलते एक केस है, उसका नाम है किहोतो होलोलन वर्सेस जकीलो, जो 1992 में केस है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को जो है चैलेंज किया गया था। तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को मतलब क्या चैलेंज जो मतलब कि अलग अलग पार्टी से कुछ लोगों ने चैलेंज किया था, यही कि क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर को जो है, जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, जो आपका केशवानंद भारती केस में आया था, क्या वो उसको वॉलेट करता है। तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था। और फिर जो भी मतलब जो आपका स्पीकर का डिसीज़न होता है, मतलब अगर वो क्या जो रिज़ाइन कर रहे हैं या फिर उनको अगर निकाला जा रहा है पार्टी से, जो स्पीकर एक्सेप्ट करे या ना करे, तो उसको जो है उस पर जुडिशियल रिव्यू जो है सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया था। तो ये इससे रिलेटेड केस है दोस्तों। आइए देखते हैं वे फॉरवर्ड इसमें क्या है। वे फॉरवर्ड क्या है इसका, वे फॉरवर्ड दोस्तों यही है जो पहला हमने बताया कि हॉर्स ट्रेडिंग, अगर हॉर्स ट्रेडिंग को कैसे रोकें दोस्तों, तो हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए दोस्तों दोस्तों तो जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है उसमें दोस्तों क्या क्या कर सकते हैं। फॉर एड्रेसिंग द फर्स्ट इशू, मतलब जो हमारा पहला इशू है, तो इसी से रिलेटेड हमारी जो दिनेश गोस्वामी कमेटी बनी थी दोस्तों, जिसमें ये कहा गया था कि जब पार्टी विप जारी करती है, वो सिर्फ और सिर्फ जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, जो कोई पार्टी आती है मतलब कि जब जीतती है, आती है हमारा असेंबली में या पार्लियामेंट में, तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस शो करती है। तो सिर्फ उसको छोड़ के जो हमारा लेजिस्लेचर है वो उनका कहीं बाइंडिंग ना हो, ये पहला उन्होंने जो है रिकमेंड किया था, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और दूसरा दोस्तों क्या है, दूसरा हमारा है कि जो भी मतलब हैं, मतलब कि जो भी हमारे कर्नाटका जो हमारा केस हुआ था कर्नाटका का, जो उनका जो स्पीकर का डिसीजन था कि उनको जो है बाईपोल इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए, वो भी उसको भी जो है इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए अलग अलग एक्ट से, जिससे जो है क्या बोलते हैं एमपी हैं, एमएलए हैं, वो इस बहकावे में ना आए कि बाद में वो इलेक्शन लड़के फिर से वो क्या बोलते हैं सत्ता में आ जाएंगे। ये चीज़ इंश्योर किया जाए। तो ये दो इसके वे फॉरवर्ड हैं दोस्तों। तो आज के लिए यही रहा दोस्तों। थैंक यू।